हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का पार्ट 3 एंड द लास्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्विलिब्रियम लेवल तो है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पार्ट के अंदर है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इस चैप्टर में 3 मेन टॉपिक हैं और तीनों ही टॉपिक में से अगर एक टॉपिक एग्जाम में आता है तो 5 to 6 मार्क्स वो कैरी करता है। जैसे कि आपने पढ़ा सबसे पहले पार्ट में ASAD अप्रोच, अगर वो एग्जाम में आता है तो 6 मार्क्स का। फिर आपने पढ़ा SI अप्रोच, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और यहां पर हम आपके साथ एक छोटे से कंसेप्ट के साथ साथ उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर आप मैक्रो की बात करेंगे उसमें 2 मल्टीप्लायर हैं डियर, मनी मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दोनों को एक साथ जब आप कंप्लीट कर लें जरूर लिख कर रखिए, हो सकता है इनमें से एक आपके एग्जाम में जरूर आ जाए। चलिए देखते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या कहा गया है। तो 3 तरीके के इक्विलिब्रियम लेवल होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, दैट इज फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, विच इज बेसिकली आप ये कह सकते हैं इमेजिनेटिव है, ठीक है। सेकेंड है अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, एंड द थर्ड वन इज ओवर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिकली। फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल क्या कहता है कि AS और AD यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को वहां इंटरसेक्ट करते हैं जहां पर इकोनॉमी में फुल इंप्लॉयमेंट हो जाता है। नाउ व्हाट डज फुल इंप्लॉयमेंट स्टैंड्स? फुल इंप्लॉयमेंट स्टैंड्स कोई भी इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। ये इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उन सबको जॉब मिल गई, वो सब वर्किंग पार्ट में है, दैट इज व्हाट इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक अलग चीज होती है। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप खुद से कोई काम सर्च नहीं कर रहे, किसी भी वजह से आपको लगता है कि ये मेरी स्किल से मैच नहीं करता, या फिर कोई भी वजह है जिस वजह से आप वर्किंग पार्ट में नहीं है, तो वो वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट होती है। उसकी बात यहाँ बिल्कुल नहीं करी जा रही। यहाँ पर बात करी जा रही है उस अनएम्प्लॉयमेंट की जो एग्जिस्ट करती है तब जब लोग जॉब तो ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही, ठीक है। तो यहां पर इस केस में यह माना जाता है कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी जितने भी लोग इकोनॉमी के अंदर अपना काम ढूंढ रहे हैं और केपेबल हैं काम करने के लिए, उन सबको वर्क मिल गया है। दैट इज व्हाट फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। और ये कहां पर होता है? जहां पर AS और AD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये रहा आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये रहा आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व, विच इज अ 45 डिग्री लाइन, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। एंड दैट इज अ फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट। यहां पर यही चीज अज्यूम करी गई है जो हमने आपको बताई कि यहां पर कोई भी इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। और आप किसी भी इकोनॉमी की बात करिए, चाहे वो बड़े से बड़ा देश है या वो छोटा देश है, आप किसी भी इकोनॉमी में ऐसा नहीं कह सकते कि जितने भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं सबको जॉब जो है वो मिल गई है। ये एक आइडियल सिचुएशन है जहां पर हर इकोनॉमी कहीं ना कहीं पहुंचना जरूर चाहती है और उसके लिए वो एफर्ट भी करती है उसकी गवर्नमेंटल मशीनरी के थ्रू या जिस भी थ्रू, लेकिन यहां पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। उसके बाद बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ऑब्वियसली जहां फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या था, जितने भी लोग जॉब चाह रहे थे और केपेबल थे उनको जॉब मिल गई। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होगा कि यहां पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब के केपेबल भी हैं, बट दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे आर नॉट गेटिंग जॉब, राइट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये कब हुआ? आपके पास देखिए, मान लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को यहां पर इंटरसेक्ट करता है, एंड दैट इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली जो एग्रीगेट डिमांड है उससे आपकी डिमांड कम हो जाए, जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर डिमांड होनी चाहिए उससे अगर कम हो जाए, जैसा कि हमने आपको दिखाया पैरेलल शिफ्ट, एग्रीगेट डिमांड जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। एग्रीगेट डिमांड कब नीचे की तरफ शिफ्ट होता है? आपने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट पढ़े हैं, या तो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट। वैसे तो और भी कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट और होते हैं, लेकिन क्योंकि हम 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं इसलिए सिर्फ 2 कंपोनेंट की बात हो रही है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो अगर कंजम्पशन कम हो जाए या फिर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कम हो जाए तो आपका एग्रीगेट डिमांड नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अगर ऐसा हो कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड उससे कम हो जाए, तो जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को कट कर रहा है, आप कह सकते हैं वहां पर आपके पास गैप आ गया। तो यहां पर आपके पास जो ये वाला इक्विलिब्रियम है, यहां पर जो आपका पॉइंट आया है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट
इक्विलिब्रियम। यहां पर आप देख सकते हैं आउटपुट जो है वो इतने पोर्शन से कम हो गया, और क्योंकि आउटपुट कम हुआ है तो प्रोडक्शन भी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो इनकम भी कम जनरेट होगी, इनकम कम जनरेट हो रही है, इसका मतलब यही है कि लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। यस, तो रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, जैसा कि इस डायग्राम को देखकर और इस इक्विलिब्रियम को समझ सकते हैं हम। और प्रायर टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो ये वाला इक्विलिब्रियम है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही आ जाता है। एंड इसका बिल्कुल अपोजिट ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। यहां पर क्या होगा, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, दैट इज अ 45 डिग्री लाइन, और एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, फॉर एग्जांपल एडी। ये आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ गया ई, राइट। अब मान लीजिए कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और आपके पास जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा आ रहा है, राइट। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब यही होता है कि जितने भी लोग जॉब चाह रहे थे सबको जॉब मिल गई, तो ये ओवर एम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट कहां से आया? लाइक और लोग कहां से आएंगे भाई? जो लोग जॉब चाह रहे थे सबको मिल गया फुल एम्प्लॉयमेंट में, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि ओवर एम्प्लॉयमेंट है, यानी जितना एम्प्लॉय होना चाहिए उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है? तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर ओवर टाइम करवाया जा रहा है, उन्हीं जो ऑलरेडी वर्कर्स आपके पास अवेलेबल है उनसे ओवर टाइम कराया जा रहा है, तो जितना आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे प्रोड्यूस होना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, और डेफिनेटली उनकी जो इनकम जनरेशन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो रही है, राइट। तो ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अबव द जो आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो आपके पास तीन तरीके के इक्विलिब्रियम आपको समझाए गए, फुल एम्प्लॉयमेंट, और उससे अगर एग्रीगेट डिमांड ऊपर या नीचे हो जाती है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल आ जाता है आपके पास। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि इस वाली वीडियो के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ये कंसेप्ट एक्चुअली बताता क्या है। तो डियर, ये कंसेप्ट ये बताता है कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करी जाती है, इन्वेस्टमेंट मतलब खर्चा। देखिए, कोई भी इंसान खर्च करता है तो दूसरे जने की वो एक तरीके की इनकम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्लॉट खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का हमने प्लॉट खरीदा, तो वो 10 लाख रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट, उसकी क्या बन गई? इनकम। अब वो 10 लाख रुपए इकोनॉमी के अंदर घूमते रहेंगे और शायद बहुत लोगों को इनकम जनरेट करके चले जाएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी कि मान लीजिए कि मैंने एक प्लॉट खरीदा, मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैं बाहर की कंट्री से कमा कर आई और मैंने यहाँ 10 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीद लिया। मेरी जो ये इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो ये खर्चा है, ये दूसरे इंसान की इनकम बन गई 10 लाख रुपए। अब उसने उस 10 लाख रुपए से मान लीजिए घर खरीद लिया, तो अब क्या हुआ, वो 10 लाख रुपए किसी और की इनकम बन गई। फिर इसी तरीके से जिसके पास वो 10 लाख रुपए गए, उससे मान लीजिए कि उसने एक गाड़ी खरीद ली। ये जो पैसा है 10 लाख रुपए जो आपकी इकोनॉमी में एक बार इन्वेस्ट हुआ, वो आप देख सकते हैं कितने लोगों की इनकम जनरेट करता चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यही जानना चाहता है कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, लाइक अगर सिर्फ 10 लाख रुपए की, वैसे तो और भी लोग खर्च करते हैं, लेकिन अगर एक जने ने 10 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करे, उस 10 लाख रुपए से कितने लोगों को इनकम जनरेट हो गई, यानी कितना टाइम्स, मल्टीप्लायर का मतलब होता है कितना गुना मल्टीप्लाई हो गया इनकम आपके पास इकोनॉमी के अंदर। ठीक है कि नहीं? वही चीज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको बताती है। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे कि फॉर एग्जांपल ए ने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, ए ने मान लीजिए खर्चा करा, अब ये बी की इनकम हो गई, ठीक है जी। अब बी ने खर्च करा तो आपके पास ये सी की इनकम हो गई, सी ने खर्च करा तो अब ये डी की इनकम हो गई, यानी वही 100 रुपए का नोट है। सोच के देखिए, 100 रुपए मैंने खर्च करे, मैंने उससे कोई सामान लिया, दुकानदार बी के पास चला गया, बी ने वो सामान कुछ 100 रुपए से कुछ और सामान खरीदा। अब देखिए वही 100 का नोट है, समझने की कोशिश करिए, वही 100 का नोट है। ए ने सामान ले लिया था, यानी मैंने अपने लिए जो सामान लेना था मुझे मिल गया, वो नोट मैंने बी को दिया। बी ने उसी नोट से 100 रुपए का कुछ मार्केट में फ्रूट खरीद लिया, कुछ भी, बी के पास भी 100 रुपए का सामान आ गया। फिर वो जो सी 100 रुपए हैं वो चले गए, मान लेते हैं कि एक फ्रूट सेलर के पास, उस 100 रुपए से फ्रूट सेलर ने गेहूं खरीद लिया, यानी उसी 100 रुपए से उसके पास गेहूं भी आ गया। मेरे पास अलग चीज आ गई, बी के पास अलग चीज आ गई, सी के पास अलग चीज आ गई, यानी अभी तक वही 100 रुपए का नोट, एक 100 रुपए का नोट 300 रुपए का सामान हम तीनों को दे चुका है। और जब तक वो नोट फट नहीं जाता
तब तक वो चलता रहेगा इकोनॉमी के अंदर, या फिर गवर्नमेंट बैन ना कर दे, है ना, तब तक वो नोट चलता रहेगा। तो सोचिए, एक 100 रुपए का नोट जब इंसान खर्चता है, जब हम मार्केट में पैसा डालते हैं, तो उससे कितने लोगों की इनकम जनरेट होती है, क्योंकि वो 100 रुपए का नोट जब तक सर्कुलेट होता रहेगा तब तक वो हमें उतने का सामान देता रहेगा। तो आप देखिए, अब डी के पास 100 रुपए गए, डी ने 100 रुपए का सामान खरीद लिया, कोई भी चीज खरीद ली उसने फॉर एग्जाम्पल, अब ये ई को 100 रुपए चले गए। तो आप देखिए, अभी तक ए ने भी 100 रुपए का सामान खरीद लिया, बी ने भी खरीद लिया, सी ने भी खरीद लिया, डी ने भी खरीद लिया, एंड इट्स गोइंग ऑन। तो ये कितना इनकम जनरेट करके चला जाएगा। अभी 400 रुपए तो हमें दिखी गए, 400 रुपए का सामान अब तक 4 लोगों ने ले लिया, तो कितनी इनकम जनरेट करता है। यानी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, एक पर्टिकुलर खर्चा, इन्वेस्टमेंट पर, कंजम्पशन पर नहीं, ठीक है, जो हम एग्जांपल दे रहे हैं कंजम्पशन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर 1 रुपए का करा गया खर्चा, जैसे कि हम आपको प्लॉट का बता रहे थे, 10 लाख रुपए का हमने प्लॉट खरीद लिया, या 10 लाख का हमने घर खरीद लिया, घर बनवा लिया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने एक बार करी, वो आपकी इकोनॉमी में घूमती रहेगी, तो उसने कितनी इनकम जनरेट करनी है, दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर स्टेट्स, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में 1 रुपए का चेंज आने पर इनकम में कितने रुपए का चेंज आएगा, ये बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी अगर आपके पास के की वैल्यू 4 आ रही है, व्हाट डज इट स्टैंड, इट स्टैंड कि अगर आप 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 रुपए की, तो इकोनॉमी के अंदर 4 गुना इनकम जनरेट होगी। यानी अगर मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करा, 40 लाख रुपए तक का सामान लोग बड़े आराम से ले सकते हैं। दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑल अबाउट, राइट। अब आप ऑलरेडी एमपीसी के बारे में पढ़ चुके हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसका मल्टीप्लायर से क्या लिंक है उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। इस टॉपिक पे ऐसा है डियर कि जरूरी नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ जाए, इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, 1 मार्कर में आपके काम आएंगे। तो प्लीज इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिए, और हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को 2 बार सुने ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। चलिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर, हमें पता है कि जो इनकम होती है उसको हम 2 पार्ट में स्पेंड करते हैं, कंजम्पशन पर या फिर इन्वेस्टमेंट पर। अब हमने बोथ साइड डेल्टा अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं अप्लाई कर दिया हमने, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा आई। यानी अगर इनकम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल है तो चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। अब हमने बोथ साइड डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई। नाउ दिस इज बिकम 1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये आप पढ़ चुके हैं, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, अब भी हमने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और ये इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है। तो हमने इसे क्या लिख दिया, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई को 1 अपॉन के, राइट। 1 अपॉन के को हमने ये रखा, ये वहां चला गया, 1 माइनस एमपीसी। हमें के की फॉर्मूला निकालना है, के का, तो हमने बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारे पास के आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, राइट। और एक और चीज हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं पहले ही, जिसके हमने न्यूमेरिकल भी थोड़े से डिस्कस करें आपके साथ, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। तो 1 माइनस एमपीसी को हमने क्या लिख दिया, एमपीएस। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के हमारे पास इन कंक्लूजन 3 फॉर्मूले हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या फिर अगर हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दी है तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, या फिर 1 अपॉन एमपीएस। इन तीनों तरीके से आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर न्यूमेरिकली निकाल सकते हैं, राइट। अब इनके बीच में रिलेशनशिप भी जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, 1 मार्कर में एमसीक्यूज आप लोगों को आने हैं। तो अगर हम बात करें एमपीएस का के साथ क्या लेना देना है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप एमपीएस को बढ़ाएंगे तो के जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। आप एक नॉर्मली लॉजिकली भी चेक कर सकते हैं। आप बताइए, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है किसी भी चीज का तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, छोटी। तो अगर एमपीएस आप बढ़ाएंगे तो के डिक्रीज हो जाएगा, और एमपीएस आप कम करेंगे तो के इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है, बेस्ट तरीका है एग्जाम्पल ले लीजिए। यानी एक काम करिए, पहले एमपीएस को 0.5 ले लीजिए, राइट। 0.5 अगर हम एमपीएस को रखते हैं तो आपके पास देखिए 0.5 रखा तो के कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको हम कम कर देते हैं, यानी 0.2 कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, 5। देखिए आपने एमपीसी कम करी तो के बढ़ गया, राइट। एग्जाम्पल से भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आप को रटा हुआ नहीं ध्यान रह रहा तो आप एक एग्जांपल लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, एग्जाम के अंदर डाउटफुल भी नहीं रहेगा, राइट। तो अगर जैसे ही मैंने एमपीएस को कम करा, मेरा के जो है वो इंक्रीज हो गया, इसका मतलब देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड के।
और अगर एमपीएस का के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो एमपीसी के साथ तो 100% पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। क्यों? बिकॉज एमपी जो एस है वो एमपीएस का रेसिप्रोकल होता है, यानी अपोजिट होता है एक तरीके से 1 माइनस एमपीसी। तो अगर आप इसका याद रखेंगे तो इसका आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। अगर नहीं याद रह रहा और पेपर में आ गया कि एमपीएस का के साथ क्या रिलेशनशिप है, बेस्ट तरीका एमपीसी को एक बार 0.5 लो और के की वैल्यू निकालो, और एमपीसी को एक बार 0.2 लो और के की वैल्यू निकालो। आप देखेंगे अगर आप एमपीएस को रिड्यूस कर रहे हैं तो के भी रिड्यूस हो रहा है। बस आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है एमपीसी और के बीच में, राइट। चलिए, अब आपसे अगर पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई यानी के की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, तो डियर के की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है आपके पास, राइट। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो 0। के का जो आपके पास वैल्यू होता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं आपके पास डेल्टा वाई भी आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या फिर 1 अपॉन एमपीएस। तो आपको पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 0 हो सकती है। तो अगर एमपीएस 0 हो सकता है तो इसका मतलब के की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ होता नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है मल्टीप्लायर की? 0, राइट। तो आपके पास मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है मल्टीप्लायर की इन्फिनिटी। ठीक है जी। चलिए, अब ये थोड़ी बीच की बातें, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। चलिए अब इसको समझते हैं। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया, मान लेते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। इसको अभी 100 रुपए समझ के चलते हैं, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वैसे हमें 100 ले रहे हैं। चेंज इन इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 0 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 100 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट थी। अब आपको पता है कि ये जो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो आपने खर्च करा, जैसे कि मैंने लैंड खरीदा, तो आपके पास वो किसी और की क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। अब ये जो 100 रुपए की इनकम है, जिसके पास भी वो इनकम गई, वो पर्सन अपनी कंजम्पशन पोर्शन रखकर बाकी का इन्वेस्ट कर देगा। जितना सेव करता है बाकी का इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि 2 सेक्टर फ्लो में आप में क्या मान के चलते हैं, जितना सेव वो सारा का सारा इन्वेस्ट। तो आपने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, वो इन्वेस्टमेंट यानी वो खर्चा किसी और की इनकम बन गई। अब वो बंदा उस इनकम में से एमपीसी के अकॉर्डिंग कंजम्पशन पोर्शन रखकर बाकी का क्या कर देगा? कहीं ना कहीं स्पेंड कर देगा। तो एमपीसी है मान लीजिए 0.90, इसका मतलब इनकम में चेंज आने पर कंजम्पशन में 90% का चेंज होता है। तो 100 में से 90% का चेंज आ गया, यानी 90 रुपए यहां पर कंजम्पशन पे खर्च कर दिए। जो इसने 90 रुपए कंजम्पशन पे खर्च करे, बाकी तो उसे सेव कर लिए, जो उसने 90 रुपए खर्च करे वो किसी और की क्या बन जाएगी? इनकम बन गई सेकेंड राउंड में। ठीक है ना, 100 में से 90 रुपए उसने सामान ले लिया, तो 90 रुपए किसी की इनकम बन गई। अब ये जो 90 रुपए सेकेंड इंसान की इनकम है या सेकेंड राउंड में किसी की इनकम है, उसने उसमें से 90% खर्च कर दिया, बाकी का सेव कर लिया। तो जो आपने खर्च कर दिया कंजम्पशन पर, वो फिर से किसी की क्या बन गई? इनकम बन गई। सेम 81 रुपीज जिसकी इनकम थी, उसने उसका 90% खर्च कर दिया, यानी 72। जब उसने खर्च करा तो 72 किसी और इंसान की क्या बन गई? इनकम बन गई। एंड दिस प्रोसेस इन द इकोनॉमी इज गोइंग ऑन। हमें यही जानना है कि एक बार 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा गया और इनकम जो है वो इतने लोगों को मिल गई, यानी उस 100 रुपए के नोट से इतनी बार सामान आ रहा है इकोनॉमी के अंदर। तो ये जो टोटल इनकम है ये कितनी हुई, इसी को निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, और इसी की मदद से आपको मल्टीप्लायर भी पता चल जाएगा, राइट। तो देखिए डियर, जीपी अगर जिनको नहीं पता मैथ्स में, जिन्होंने 11th-12th में नहीं ली थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स 11th-12th में नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर इस तरीके की कोई सीरीज होती है, जैसे कि हम चेंज इन इनकम का टोटल जानना चाहते हैं, पहले 100 रुपए की इनकम प्लस 90, हम यही जानना चाहते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी में ये टोटल इनकम कितनी हुई, तो आपने 100 प्लस 90 प्लस 81 प्लस 72 करना है, राइट। तो इस तरीके की जो सीक्वेंस होते हैं, या तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही आप देखिए। अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो 0.9 आएगा, 81 अपॉन 90 करेंगे तो भी 0.9 आएगा। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, एंड दिस इज योर फर्स्ट टर्म। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो आ गई 90 अपॉन 100, इट्स 0.9। आपके पास ऐसी कोई सीरीज हो जो इनफाइनाइट तक जाती हो, हाँ इनफाइनाइट तक जाती है, जिसका पता नहीं कब एंड होगी, कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, उसके सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब हमने आपको निकाल के दिखाया था 0.9। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आ गया 1000 रुपए। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लायर निकल कर आ जाएगा। आपने जो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, उससे इकोनॉमी में 1000 रुपए का सामान आ रहा है, यानी 1000 रुपए की इनकम जनरेट हो गई, यानी 1000 रुपए का लोग सामान ले पा रहे हैं, राइट। इसका मतलब
10 टाइम्स, यानी 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने पर 10 गुना इनकम जनरेट होती है। इस तरीके से आप कई सवाल पूछ सकते हैं। एक बार मैंने आपको मल्टीप्लायर बता दिया, अब मैं अगर कहूंगी किसी इकॉनमी में 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, आप मुझे ये बताइए कि इनकम कितना जनरेट होगा, तो इसका 10 गुना यानी 5,000 रुपए का इनकम जनरेट होगा। इज इट ओके? तो आई होप वर्किंग क्लियर रही। अब डायग्रामेटिकली देख लेते हैं और फिर आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई है विच इज इनकम कर्व, और ये आपके पास इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व है जिसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब हम यही मान रहे हैं कि इकोनॉमी में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही थी उसमें और इन्वेस्टमेंट ऐड कर दी 100 करोड़ की, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड आ गई आपकी ऊपर की तरफ, राइट? आपके पास नया इक्विलिब्रियम आ गया यहां पर, और आप देख सकते हैं पहले आपकी इनकम जनरेट हो रही थी इकोनॉमी में ये, अब आपकी इनकम जो है वो ये हो गई, यानी आपकी इकोनॉमी में इनकम का इंक्रीज जरूर देखने को मिलेगा ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और कितना टाइम्स इनकम इंक्रीज होती है, वही है आपके पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और डियर, इस डायग्राम को जरूर एक्सप्लेन करेंगे, बहुत आसान होता है एक्सप्लेन करना। आप ये बताइए, ऑन एक्स एक्सिस वी टेक इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, ऑन वाई एक्सिस वी शो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। AD1 is initial demand curve and AS is the supply curve. Equilibrium even is established where AD1 is intersecting AS. Now investment increases, thereby aggregate demand increase, and new aggregate demand curve is AD1, AD2. Now new equilibrium is established at E2, thereby income increases from OY1 to OY2, and investment multiplier is delta Y upon delta I. तो जो भी आप डायग्राम में देख रहे हैं उसको एक्सप्लेन जरूर करिए, डायग्राम बिना एक्सप्लेनेशन के कंप्लीट नहीं माना जाता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।